हेलो दोस्तों, हम फिर लेके आए हैं पॉलिटी का नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट में 11th नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने 10 तक बना दिए थे, इसमें है 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंक्शंस हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो पहला है, इट रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। हाँ, डेफिनेटली करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट एम्पावर्स एंड एज वेल एज रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल। इसका मीनिंग ये है कि एम्पावर भी करता है लोगों को और रिस्ट्रिक्ट भी करता है कुछ फ्रीडम्स को। जी बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं और कुछ में एम्पावरमेंट के लिए भी आर्टिकल्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव डिमांड फॉर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये भी बात सही है कि कलेक्टिव डिमांड और पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है। उसका भी ये एक फंक्शन है कि हर किसी को पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। इट मीन्स ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब इसका डिटेल देख लेते हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन किस तरीके से है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये बताता है कि स्टेट क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, दोनों ही चीजें बताता है। मॉडर्न स्टेट्स आर एक्सेसिवली पावरफुल। आज के टाइम में जो स्टेट्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। दे हैव अ मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोरिजन। इफ द पावर फॉल्स इन द रॉन्ग हैंड्स, जैसे कि आज के टाइम में अगर किसी के हाथ में पावर ज्यादा आ जाती है तो स्टेट कैन वर्क अगेंस्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि स्टेट सोसाइटी के कुछ वर्क्स के या फिर कुछ ग्रुप के अगेंस्ट वर्क कर सकता है। तो ये चीज रोकने का काम कौन करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोज हु ट्रेडिशनली हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट। कहने का मीनिंग क्या है कि पावर भी देता है और उन लोगों को एम्पावर भी करता है जो पुराने टाइम से डिप्राइव, जिनके पास पावर नहीं थी। और साथ ही साथ आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(6) में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है लोगों की फ्रीडम के ऊपर, कि ऐसा भी नहीं है कि फ्रीडम मिली हुई है तो जो मनाए वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। स्टेटमेंट थर्ड क्या बोलता है, Nehru during the debates in Constituent Assembly emphasized on the role of Constitution to present a collective demand for full self-determination। इसका मीनिंग ये है कि नेहरू जी ने फोकस किया था कलेक्टिव डिमांड पर जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी प्रमोट किया जाता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन 11th नंबर क्वेश्चन का। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जा रहा है, तो फर्स्ट इसके लिए दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। मीन सोसाइटी में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हैं। क्या इसका ये रीजन है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने देखा होगा टाइम पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए हैं और वो चेंज इसी बेसिस पे किए गए हैं कि सोसाइटी में वो चेंज रिक्वायर्ड है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी। डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कौन कौन, जैसे कि बोथ पॉलिटिकल क्लास भी कर सकते हैं और जुडिशरी सिस्टम भी टाइम पर इसका इंटरप्रिटेशन करता रहता है। इसका मीनिंग ये है कि स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 के रिगार्डिंग जो दिया हुआ है वो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट बट नॉट अ स्टैटिक वन। स्टैटिक मीन्स ऐसा नहीं है जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता कि एक बार हो गया और हो गया, नहीं, ये अपन चेंज कर सकते हैं। इट अलाउज चेंज इफ द डिमांड इज मेड बाय द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में डिमांड रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज हो सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अमेंडमेंट्स प्रोविजंस एंड लॉज वर मेड एज द नीड ऑफ द सोसाइटी। और जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अभी तक की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल भी है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं,
Ever since the constitution came into being, the political class and the judiciary subjected is to multiple interpretation, यानी कई बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन की जा चुकी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जजमेंट्स हैव लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल डॉक्ट्राइन विच वॉज नॉट मेंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. और टाइम पर कई ऐसे जजमेंट्स हैं जो एक तरीके से माइलस्टोन बने हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट बाद में उन डिसीजंस के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ चेंज किया गया है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी इस तरह से करेक्ट हुआ. देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. कहने का मीनिंग ये है कि कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. तो पहली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो पेयर देखिए करेक्ट है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है. अगला है रेजिडुअल पावर, डेफिनेटली कनाडा से लिया गया है, सही है. अगला है रूल ऑफ द लॉ. अगर रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ द लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी करेक्ट है. देन है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है फ्रांस से नहीं ली गई है, यूएस से ली गई है, तो ये होता है गलत. इट मीन्स 4 का अभी तक रॉन्ग हुआ है, बाकी करेक्ट हैं. 5th की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से, यानी ये करेक्ट है. तो 1, 2, 3 एंड 5 करेक्ट है. 1, 2, 3 एंड 5 किस में आता है बेटा, ये आता है सी में, तो सी हो गया अपना करेक्ट. देन अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो सिंपल सा है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो वहां से लिया गया है. तो सिर्फ यही एक पेयर है जो मिसमैच हो रखा है, बाकी सारे के सारे पेयर क्या हैं, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और देखना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. तो पहले इसको सर्कल कर लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है. तो आपको पहले पता होना चाहिए करेक्ट बताना है या फिर नॉट करेक्ट बताना है आपको. तो देखते हैं अभी. तो पहला लिखा हुआ है, डिफरेंट कम्युनिटीज वर रिप्रेजेंटेड इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. ये बात बिल्कुल सही है कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो थी उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही किया गया था. तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पूछा क्या गया है आपसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. नॉट करेक्ट का मीनिंग है गलत वाला, तो ये तो सही हो गया, तो ये तो आंसर में आएगा नहीं. अगला है, प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन नो रिप्रेजेंटेशन. ये तो गलत बात है, प्रिंसली स्टेट को तो दिया गया था, तो यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अभी तक करेक्ट है, यानी एक्चुअल में इनकरेक्ट है, लेकिन पूछा ही गया है इनकरेक्ट बताना, तो ये इनकरेक्ट हो गया पहला. दूसरा है, बोथ महात्मा गांधी एंड M.A. मोहम्मद अली जिन्ना वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ध्यान रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. या फिर याद ये तो ध्यान रखिएगा ही कि महात्मा गांधी तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने ही नहीं. इनफैक्ट वो किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बन रही है, फिर असेंबली में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां का मेंबर नहीं बने. तो सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या हो गए, गलत स्टेटमेंट हो गए. तो गलत स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, अब जरा स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. पहले का है, द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर 3 मेन कम्युनिटीज. 3 कम्युनिटीज में बांटी गई थी सीट्स को, मुस्लिम में, सिख में और जनरल लोगों में. और ये प्रोपोर्शन जो था वो पॉपुलेशन के रेस्पेक्टिव ही था. Member of each community in the provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote. जो मेथड था सिलेक्ट करने का, वोटिंग का, वो क्या था, proportional representation with single transferable vote के थ्रू. दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, the method of selection in the case of representatives of princely states was not to be determined with the consultation. टोटल 93 सीट्स अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए, तो डेफिनेटली इनका रिप्रेजेंटेशन तो था. देन थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना दीज 2 पर्सनैलिटीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जैसे मैंने बोला भी था कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना पार्ट उसके नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं. फेडरल का मीनिंग होता है कि पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, और डिवाइडेड है ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है. एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे मालूम पड़ता है. इंटीरियर जुडिशरी ये नहीं होता है. अगला है इंडस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स ऑफ यूनियन, ये भी नहीं है. फोर्थ की बात करते हैं,
एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन स्टेट एंड डेफिनेटली फेडरल का मीनिंग जैसे मैंने बोला था कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप में मीनिंग हो गया कि यूनियन भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। हालांकि एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी होता है जिसे हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, तो वो भी इसका एक पार्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। तो 15 का आंसर क्या हो गया? डी। आइए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं किस तरीके से। अब इसमें पूरा का पूरा आप आराम से रीड करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाते हैं। तो फेडरल बनाने वाला पहला फीचर क्या है? ड्यूल पॉलिटी। ड्यूल पॉलिटी का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट भी है और दोनों आपस में मिलकर स्टेट के साथ कंबाइन होते हैं। बेसिकली तो 3 टीयर्स हैं, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि फेडरल के लिए ड्यूल पॉलिटी रिक्वायर्ड होती है। अगला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर है फेडरल होने का। अगला है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर कैसे है? यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनके ऊपर रूल बनाने का राइट अलग अलग गवर्नमेंट को होता है। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कुछ ये भी माना जाता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक तरीके से बिल्कुल सेपरेट पार्ट है, तो इसलिए पावर को डिवाइड किया गया है। जुडिशरी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू वगैरह भी करने की पावर इसके पास होती है। और बाई कैमरलिन तो है ही कि लोकसभा और राज्यसभा इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो बाई कैमरलिन तो एक फीचर होता ही है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए देखते हैं, द इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? मिली जुली, यानी पूरी कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसे बोलते हैं यूनिटरी फीचर। तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी को फेडरलिज्म का फीचर नहीं मान सकते हैं। अगला है स्टेट इन इंडिया आर नॉट इंडस्ट्रियल। इसका मीनिंग क्या है? द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। द पार्लियामेंट कैन यूनिलेटरली एक्शन कैन चेंज द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द एनी स्टेट। इसका मीनिंग ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो खुद चाहे तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री नेम और टेरिटोरियल एरियाज में चेंजेस कर सकती है अकेले ही। तो एक तरीके से ये यूनिटरी पावर का सिंबल है, तो इसको हम फेडरलिज्म में काउंट नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव विच अमंग द फॉलोइंग। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो क्या क्या अचीव करवाने का बारे में आपको बताती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रीएम्बल याद होनी चाहिए। प्रीएम्बल अगर याद होगी तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको प्रीएम्बल का आइडिया है तो वहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? फ्रेटर्निटी दी गई है, डिग्निटी दी गई है और इंटीग्रिटी दी गई है। तो बेसिकली फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी के बारे में बोलता है। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये 1, 3 और 4 मिलेगा आपको। 1, 2 एंड 4 यानी 3 नहीं होना चाहिए। तो 1, 2 और 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी। तो आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। तो डिस्क्रिप्शन में ये पूरी की प्रीएम्बल लिखी हुई है, प्रीएम्बल के वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। मैं हाईलाइट बता देता हूँ कहाँ पर है। इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा और भी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, इसको प्रमोट करता है। ठीक है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सोवरेन, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया है, तो अडॉप्ट करने वाली डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको याद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है कौन कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे अगेन क्या बताना है आपको? करेक्ट कौन कौन सा है। तो पहला देखते हैं, इट कैन नॉट बी अमेंड एज इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बात गलत है क्योंकि प्रीएम्बल में चेंज हुआ है पहले। अगर प्रीएम्बल में चेंज हुआ है तो आगे भी हो सकता है। इट मीन्स ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। 42 अमेंडमेंट, जैसे कि आपको मालूम होगा 42nd अमेंडमेंट से कुछ वर्ड जोड़े गए थे, तो डेफिनेटली ये तो है नहीं कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते, अमेंडमेंट हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये क्या सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर है, पावर देता है? नहीं, ये तो वो चीज़ है ही नहीं। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या बोलता है? द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारती केस हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंड, यानी इसने बताया कि प्रीएम्बल में चेंज हो सकता है। और आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट से चेंज हुआ भी है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर
टू लेजिस्लेचर, नॉट अ प्रोहिबिशन अमंग द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ना तो ये सोर्स है पावर का और ना ही ये प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को, तो दोनों ही केसेस में ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला देखते हैं, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम.एन. रॉय। तो डेफिनेटली करेक्ट है कि एम.एन. रॉय ने ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाई द कैबिनेट मिशन। यानी एक स्कीम लाई गई थी कैबिनेट मिशन के थ्रू और उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, देन बोथ 1 and 2। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो आइडिया था एम.एन. रॉय ने दिया वो कब दिया था, 1934 में दिया था, ठीक है। और इसके बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को ऑफिशियली अडॉप्ट किया और फिर बाद में बोला गया कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपको मालूम ही होगा, कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके थ्रू ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द प्रियम्बल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट को देखना है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला है, इट वॉज इनेक्टेड बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसको पहले ही इनेक्ट किया गया था ड्राफ्ट करने से? तो ये तो है, अगर आप देखेंगे इसका तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली गलत है स्टेटमेंट की, नहीं पहले तो इनेक्ट नहीं किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या प्रियम्बल उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सिग्निफाई करता है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। थर्ड है, इट स्टिपुलेट्स जनवरी 26, 1950 एज द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बताना चाह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट क्या है, 26 जनवरी है, जबकि ये तो क्या है, एनफोर्स करने वाली डेट थी। अडॉप्ट कब कर लिया गया था? जैसे कि आप पढ़ेंगे प्रियम्बल को तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया था। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेटमेंट थर्ड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ करेक्ट क्या है, स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 2। 19 में क्या आएगा, सी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तो वही है कि 1 इज नॉट करेक्ट क्योंकि प्रियम्बल को भी इनेक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं लाइक एनी अदर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को भी इनेक्ट कर सकते हैं और कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इनेक्ट किया भी गया है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रोड्यूस दिया था पहले। इसके अलावा स्टेटमेंट 3, इस जैसे कि मैंने बोला था कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को तो उसको एनफोर्स यानी पूरी कंट्री के अंदर लाया गया था। ठीक है, अडॉप्ट करने की जो डेट है वो कौन सी है, 26 नवंबर 1949। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको ध्यान रखना बेटा कि 1935 का जो एक्ट है वो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से मोस्टली प्रोविजंस लिए गए थे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो आपको बताना है क्या है, पहले तो आप देख लीजिए पूछा क्या है। पूछा हुआ है आपसे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखते हैं करेक्ट कौन सा होगा। पहला है, एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर दिस एक्ट। क्या इस एक्ट के बाद ही प्रोविंसेस, स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स आए थे? ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला है, इट प्रपोज्ड फॉर द अबॉलिशन ऑफ डायरकी बोथ इन प्रोविंसेस एंड सेंटर। नहीं, सेंटर में तो रहा ही था, यानी प्रोविंस और सेंटर में एक साथ तो अडॉप्ट मतलब अबॉलिश किया नहीं गया था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर। ये बात सही है। इस एक्ट में हालांकि ये इम्प्लीमेंट होके आ नहीं पाया था, लागू नहीं हुआ था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को और लेबर क्लास को। इसका मीनिंग ये हुआ, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड का मीनिंग हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसका देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया हुआ है। तो GOI का मीनिंग होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
proposed an all India federation consisting of provinces and princely states as a unit, but the federation never came into existence as the princely state did not join it. बोला तो गया था लेकिन कभी भी ऐसा इस तरह की कोई चीजें एग्जिस्टेंस में नहीं आई। दूसरा है डायरकी वॉज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस ओनली, सेंटर में नहीं, सिर्फ प्रोविंसेस में डायरकी यानी ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था। अगला थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लास, बात सही है, वुमेन्स को, लेबर को। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है कि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग ग्रुप को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हो गया थर्ड। देन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के सेगमेंट में। ऐसे ही लगातार पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डालते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उन पर भी आपको अच्छे मटेरियल के साथ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।